जय माता दी ऑल। और आज मैं कहूँगा इस खुशियों की सीरीज़ में एक कड़ी और ऐड कर रहे हैं। एंड द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी, आनंद कुमार, फ्रॉम पटना। और मैं एक चीज़ बोलूँगा, पटना में वहीं अपने होम टाउन में जाकर एग्ज़ाम दिए। दो ही वॉज माई स्टूडेंट इन द फेस टू फेस क्लासेज इन दिल्ली। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मेहनत बहुत की। और रादर आनंद ने मुझे अभी अभी थोड़ा सा अपनी मेहनत के बारे में बताया। तो मैं चाहूँगा कि आनंद अपने मुंह से ही सबको बताए। प्रोफेशनल प्रोग्राम, ऑल 3 ग्रुप्स फर्स्ट शॉट पास। आसान काम नहीं है। 9 पेपर कॉन्टीन्यूटी में वो, और 9 पेपर के लिए वो लगातार जो मेहनत चाहिए, मतलब दैट इज़ आई से कमेंडेबल। तो और फर्स्ट शॉट निकाल देना, प्रोफेशनल प्रोग्राम। और मैं कहूँगा इससे पहले आनंद ने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी फर्स्ट शॉट पास किया था। उससे पहले फाउंडेशन भी फर्स्ट शॉट पास किया था। तो एट द एज ऑफ 20 ईयर्स प्लस समथिंग, CS के सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। और अभी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम अभी बाकी है। और अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम अभी देने हैं, वो होने वाले हैं। द एग्ज़ाम्स विल बी इन द मंथ ऑफ मई, मई 2019 में अभी वो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होना है। और अभी बस ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास आउट हुआ है, और इधर CS ख़त्म। मतलब 25 अगस्त और 25 फरवरी का जो चक्कर होता है, उस चक्कर से बाहर। So that is quite commendable at the age of 20 years something, and that you have passed all the groups. अभी आनंद को अभी ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है। और मैं कहूँगा आजकल वो ट्रेनिंग के लिए आजकल इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। और मुझे पूरा पक्का कॉन्फिडेंस है किसी ना किसी अच्छी जगह पर, किसी ना किसी अच्छी कंपनी में, कॉर्पोरेट्स में होने वाला है। तो ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर ट्रेनिंग। एंड आई से अब मैं आनंद को माइक दे रहा हूँ, एंड ही विल बी शेयरिंग विद यू कि मेहनत कितनी करनी पड़ती है, फैमिली का बीच में कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, शेड्यूल कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, कैसे पढ़ाई को कैरी ऑन करना, कितने महीने, कितनी कॉन्टिन्यूटी चाहिए, कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो मैं तो चाहूँगा आनंद से मतलब पूरा डिटेल में बताना कि दिसंबर 18 से पहले का शेड्यूल क्या था, और कब तक क्लासेस ख़त्म हो गई थी, और क्लासेस ख़त्म होने के बाद अपना पर्सनल जो सेल्फ स्टडी का शेड्यूल था वो क्या था। प्लीज़ पास ऑन। और मैं चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं वो लोग फॉलो करें जहाँ तक हो सके, प्लीज़, एज़ पर योर ओन फैमिली सिचुएशंस, एज़ पर योर ओन सर्कमस्टांसेस। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। CS प्रोफेशनल ग्रुप हो चाहे एग्जीक्यूटिव ग्रुप हो, मैं तो बोलूँगा ऑल ग्रुप ही दो। सेट ऑफ का भी चांस होता है, रैंक का चांस होता है। रैंक के लिए पढ़ो, पहले से ही हार नहीं मानना चाहिए बच्चों को। सब बोलता है ICSE वाला बच्चा फेल करता है, ICSE वाला बच्चा फेल नहीं करता है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से एग्ज़ाम दोगे, तो ऑब्वियसली नंबर आएगा ही आएगा। सर जो पढ़ाते हैं वैसे वैसे पढ़ो, डेली पढ़ो सर के जाके। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आज पढ़े कल छोड़ दिए, फिर कल पढ़े फिर कल छोड़ दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है पेपर को क्लियर करने के लिए। अगर आप साल भर से मेहनत कर रहे हो तो कोई तो फेल कर ही नहीं सकता आपको। ऐसा थोड़ी है कि आप सही आंसर लिख के आओगे और ICSI 0 दे देगा, ऐसा नहीं होता है। सर जैसे जैसे पढ़ाते हैं डेली जाके बस इतना करो, जब कोचिंग चल रहा है घर जाके बस एक बार रिवाइज कर लो कोचिंग आने से पहले, नेक्स्ट डे। सर जैसे आज 8 घंटे का क्लास था या 9 घंटे का क्लास था, घर जाके तुम 2-2.5 घंटे निकाल लो अपने और पूरा रिवाइज कर लो। दिन भर में तो इतना ही हो सकता है सर, इफेक्टिवली। हाँ सर, जब कोचिंग्स चल रही होती हैं तब तो इतना ही पॉसिबल है, क्योंकि कोचिंग्स के साथ साथ ये इतना ही बहुत है कि पहले आप मतलब दिन में 8 घंटे 9 घंटे क्लासेस में हो, और फिर घर जाकर उसको 3-4 घंटे लगाकर, या हॉस्टल जाकर, जहाँ पर भी आप हो, हॉस्टल में हो, घर में हो, 3-4 घंटे लगाकर उतना रिवाइज हो जाए साथ साथ, तो इतना बहुत है। लेकिन कोचिंग सारी ख़त्म हो जाने के बाद, कोचिंग्स कितने महीने चली, और कोचिंग्स ख़त्म होने के बाद कितने महीने और थे हाथ में? मार्च में स्टार्ट हुआ था प्रोफेशनल का एग्जाम, और 30 अगस्त को ख़त्म हो गई थी मेरी क्लासेस तीनों ग्रुप की। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने कोचिंग चली, जिसमें तीनों ग्रुप्स की कोचिंग चल रही थी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, दैट वाज गोइंग ऑन। तो 6 महीने कोचिंग ख़त्म करने के बाद, उसके बाद 1 सितंबर से, हाँ 1 सितंबर को मैं होम टाउन चला गया अपने, दिल्ली छोड़ के। और वहाँ से मैंने अपने शेड्यूल बनाए एग्ज़ाम के, दिसंबर के 110 दिन का शेड्यूल था, 1 सितंबर से लेके 19 दिसंबर तक। बीच में मेरे बीकॉम के पेपर भी थे, दिल्ली आना पड़ा था 27 नवंबर को, और 12 दिसंबर तक पेपर थे, 2 हफ्ते बीकॉम के, 5 पेपर उधर थे। पर शेड्यूल में मैंने ऐसे बनाया था कि उसको भी इंक्लूड किया था शेड्यूल में।
मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और दिसंबर में बोले 20 दिसंबर के आसपास तो एग्ज़ाम ही शुरू हो जाते हैं। हाँ, 20 दिसंबर से तो एग्ज़ाम ही था, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब 3 महीने 20 दिन, 3 महीने 20 दिन हाथ में थे। 4 महीने भी पूरे नहीं थे, और उसमें से 14 दिन जो थे वो 14 डेज, वेल नियर अबाउट 10 डेज 12 डेज गए उसके अंदर अपना, वेल ग्रेजुएशन के अंदर गए। और 3 महीने 10 दिन पूरा मतलब क्लीन बच रहे थे अपने यहाँ। 100 डेज, हाँ 100 दिन बच रहे थे, और 100 दिन और 9 पेपर। ऑन एन एवरेज सर तो बहुत कम ही था टाइम, लेकिन सर मैंने 4 या 5 रिवीजन किए थे। अगर एग्ज़ाम के एक दिन वाला पहले मिला दो तो 5 रिवीजन थे मेरे। मैं बता देता हूँ कैसे मैंने शेड्यूल बनाया था। पहला रिवीजन मैंने ख़त्म कर लिया था 12 अक्टूबर तक। शेड्यूल मेरा था फर्स्ट वीक तक करने का, 8 तक 7 8 तक, लेकिन वो हो नहीं पाया था सर अनफॉर्चुनेटली। फर्स्ट रिवीजन में टाइम लगता है। 1 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक लग गया था। फर्स्ट रिवीजन में ज़्यादा टाइम लग गया था। 9 पेपर खत्म। आईबीएल नहीं था, ओपन बुक सर नहीं किए थे उस समय, 8 पेपर का किए थे। 8 पेपर किए थे। सेकंड रिवीजन फिर नेक्स्ट डे से स्टार्ट सर, 13 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर मेरा सेकंड रिवीजन खत्म हो गया था। और फिर मेरे को 27 नवंबर को दिल्ली आना था, तो फिर मैंने 11 नवंबर से 26 नवंबर तक फर्स्ट 2 ग्रुप की तैयारी कर ली, फाइनल की। और थर्ड ग्रुप के पेपर्स, जैसे जो भी पेपर था मेरा, अब तो सिलेबस चेंज हो गया थर्ड ग्रुप का, तो उसके मैं बुक्स ले आया दिल्ली। बीकॉम के एग्ज़ाम के साथ साथ 12 दिन 14 दिन में मैंने वो थर्ड ग्रुप भी रिवाइज कर लिया बीकॉम के साथ, और बीकॉम के पेपर भी दे दिए। फिर मैं 13 दिसंबर को होम टाउन गया बैक। फिर बीकॉम में 5, 9 5 14 सर, एक महीने में। हाँ। तो बीकॉम के 5 पेपर 27 नवंबर से लेकर 28 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक 14 दिन में बीकॉम के 5 पेपर, और उसके बाद सीएस के 9 पेपर, टोटल 14 पेपर दिए हैं विद इन द मंथ ऑफ दिसंबर। हाँ दिसंबर के महीने में टोटल 14 पेपर दिए हैं, मतलब दैट इज़ कमेंडेबल। तो और 10 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच में मतलब 16 दिन में 2 ग्रुप खत्म और 6 पेपर खत्म। फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप खत्म विद इन 16 डेज। मतलब यार मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया पूरा। और मतलब ख़त्म करके ही दिल्ली जाएंगे। हाँ, और ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली आना था, पटना से वापस दिल्ली आना था ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम देने के लिए, रेगुलर कॉलेज कॉन्टिन्यूस। हाँ, शहीद भगत सिंह कॉलेज। फिर 27 नवंबर को दिल्ली आया, थर्ड रिवीजन कर लिया इधर, और ओपन बुक के इंडेक्स वगैरह भी बना लिए थे इधर ही आके दिल्ली। थर्ड ग्रुप ओपन बुक थर्ड ग्रुप में रहता है, उसके इंडेक्स वगैरह बना लिए अल्फ़ाबेटिकली और चैप्टर वाइज। एक बार उसको देखा भी, फर्स्ट सेकंड रिवीजन के टाइम देखा था एक बार, और थर्ड रिवीजन के टाइम देख लिया कि इंडेक्स बनाते टाइम कौन से चैप्टर में सर कौन सा टॉपिक है, क्योंकि स्कैनर वगैरह जब मैंने देखा तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछते सर वो। सर वो लिख देते हैं सपोज यू आर कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, एडवाइजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और फिर एक सिचुएशन दे देते हैं, तो उसको एनालाइज करना पड़ता है कौन सा टॉपिक का है कौन सा चैप्टर का है। वो अगर एक बार नहीं देखे रहेंगे तो सर वो 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा पेपर में। इंटरनेशनल ओपन बुक ना एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस थे इस बार की, ओपन बुक एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट था, तो मैं वही ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में पूछना चाहता हूँ। कौन सा पेपर लिया था, उसमें फील क्या हुआ था ओपन बुक एग्ज़ाम में स्पेशली, क्योंकि बाकी सारे तो सबके सेम ही हैं, लेकिन ओपन बुक एग्ज़ाम कौन सा पेपर था उसमें, कोई वहाँ मतलब एग्जामिनेशन हॉल में फीलिंग कैसा था? सर बहुत टेंस में थे, क्योंकि 8 पेपर का पेपर तो चलो पढ़ा हुआ रहता है तो लगता है कि कुछ ना कुछ तो लिख देंगे, पर ओपन बुक में तो कुछ पढ़ा हुआ रहता ही नहीं है ढंग से, और लगता ही नहीं पता नहीं क्या क्वेश्चन आएगा क्या लिखेंगे। ये 50 नंबर का क्वेश्चन तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वही अटेम्प्ट नहीं हो पाया तो बच्चा तो फेल है सीधा। आईबीएल इंटरनेशनल बिजनेस लॉ था मेरा। इस बार मुश्किल आया था सर, 50 नंबर का जो क्वेश्चन आया था बहुत टेढ़ा आया था। इस बार आईपीआर आसान आया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मेरा इंटरनेशनल बिजनेस था सर। अभी भी जी नो सिलेबस में मेरे को तो लगता है सर लेबर लॉ ले लेना चाहिए। एग्जीक्यूटिव में पढ़ा हुआ है सर, आसान रहेगा। देखो अगर आसान वाला चाहिए तो सबसे आसान वाला तो रिकमेंडेशन आ गया लेबर लॉज, हाँ आसान वाला। हाँ अगर करियर वाइज सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा आजकल वो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया कहता है कि वो हमारा कोर एरिया है, कोर एरिया है। हमारे 4 5 कोर एरियाज हैं। कंपनी लॉ हमारा कोर एरिया है, फैमा हमारा कोर एरिया है, जीएसटी आजकल हमारा कोर एरिया हो गया है, और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड हमारा कोर एरिया है। और पांचवा जो थोड़ा सा बोलते हैं सिक्योरिटी लॉ की, चलो कुछ स्टूडेंट्स सिक्योरिटी लॉ की तरफ स्टॉक मार्केट की तरफ भी जाते हैं, तो वो भी एक तरीके से हो जाता है। बाकी सारे वेल सबॉर्डिनेट पेपर हैं जो इन 5 कोर एरियाज को सपोर्ट करते हैं। तो अगर चॉइस बनाने की सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली सबसे आसान वाला पेपर
लेबर लॉज फटाफट क्रैक करना है, फटाफट पास करना है, और अगर कोर एरिया पे काम करना है, एक्सपर्टीज चाहिए, तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड कैन बी द चॉइस इन दैट केस। फर्स्ट पेपर है सर, फर्स्ट अटेम्प्ट है न्यू सिलेबस का, एक्सपेक्टेड है कि पेपर थोड़ा आसान आ सकता है सर। फर्स्ट हमेशा देखा गया है सर, फर्स्ट अगर रहता, जीएसटी भी सर 2017 में आया था तो आसान आया था फर्स्ट अटेम्प्ट का। फर्स्ट अटेम्प्ट हम ही लोग के से स्टार्ट हुआ था सर, डर था लेकिन आसान आया था। इस बार भी हमको उम्मीद है कि आसान आएगा। आईपीआर बहुत लोग ले रहा है लेकिन सर लास्ट अटेम्प्ट में आसान आ चुका है। इस बार उम्मीद है कि टेढ़ा हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है सर, क्योंकि अगर कोई पेपर चेक कर अगर आईपीआर में ही प्रैक्टिस कर रहा हो तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि आप सही सही लिखें, बुक से खाली ना, बुक से कॉपी करके ना लिखें। ये बात है सर। फिर 12 दिसंबर को जब खत्म हो गया तीसरा रिवीजन, तो एक हफ्ते था मेरे पास, 13 से लेके 19 तक। तो लास्ट 2 दिन तो कंपनी लॉ के लिए छोड़ दिए थे, 18 और 19, क्योंकि 20 को कंपनी लॉ था मेरा फर्स्ट ग्रुप। तो वो 7 दिन में फिर एक बार और रिवीजन किए, क्योंकि मेरा 2 पेपर में ना एक 2 गैप था, एक संडे पड़ गया था और एक क्रिसमस पड़ गया था, तो वो 2 पेपर को उठाए नहीं हम। तो बच्चा 7 दिन 7 पेपर, तो एक रिवीजन उस एक हफ्ते में हो गया। वो ट्रायल था सर, क्योंकि एग्जाम में आधा दिन मिलता है, और वो मेरे लिए एक दिन था कि एक दिन में खत्म हो जाएगा तो आधा दिन में भी खत्म हो जाएगा। फिर एक बार वो चौथा रिवीजन हो गया, फिर 5वां रिवीजन एग्जाम टाइम 20 से 30 दिसंबर में 5 रिवीजन। तो फिर तो पास होना ही था, 5 तो रिवीजन हो गए। और ये जो 4 महीने शेड्यूल शुरू किया था सेल्फ स्टडी, मतलब 4 महीने कहें, 3 महीने 10 दिन कहें, 3 महीने 20 दिन कहें, जो भी कहें, 1 सितंबर से लेकर 19 दिसंबर तक, मतलब इसमें कब उठना, कब बैठना, कब पढ़ाई करना शुरू करना, और शेड्यूल कैसे मैनेज करना, मतलब 4 महीने में पहले पढ़ाई कम कम होती थी शुरू शुरू में, फिर बाद में बढ़ गई, या शुरू से ही हाई लेवल रखा? फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टार्टिंग का 1-2 दिन तो सर आप 12-14 घंटा सीधा नहीं बैठ सकते सर, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाएगा बच्चा। तो फर्स्ट सेकंड डे तो सर 8 घंटे 10 घंटे, फिर सेकंड डे भी सेम, थर्ड फोर्थ डे से सर 14-15 घंटे बैठना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, क्योंकि शेड्यूल को लेके हम बहुत रिजिड थे सर, कि शेड्यूल बनाए हैं तो इसको ख़त्म करना ही है, अगर ये ख़त्म हो गया तो हम पास हो जाएंगे, और पास होना है तो पास होना ही है। रैंक के लिए पढ़ो, हम तो बोलेंगे सबको रैंक के लिए पढ़ना चाहिए, रैंक भी आता है, और रैंक जब आएगा तो बहुत मज़ा आएगा। सही बात है। ये सुबह कितने बजे उठना, फिर उसके बाद कैसे शेड्यूल रहना पूरे दिन का? मेरा थोड़ा उल्टा चलता था, सब सुबह उठता है लेकिन हम रात में जगते थे। मेरा बुक खोलते थे सुबह 11 बजे, 9:30-10 बजे उठता था मैं, और 1 घंटे के बाद मैं 11 बजे पढ़ने बैठता था, 11 से 3 o'clock, 4 आवर्स। उसके बाद लंच करता था आधे घंटे, 3 से 3:30 सर, फिर 3:30 फिर बैठ गया, फिर उठता था 8 बजे 15 मिनट का गैप के लिए, फिर 8:15 बैठा, फिर 1 घंटे पढ़ा, फिर डिनर करने बैठ गया 9:30 9:15, फिर 10 बजे बैठता था, आधा घंटा का गैप ले लेता था सर। फिर उसमें आधा घंटा में शायद सो भी जाता था, 45 मिनट्स का बैक में सर 15 मिनट खाया, आधा घंटा सो गया। हाँ, थोड़ा सा फिर मूड फ्रेश हो जाता है सर। फिर 10 बजे बैठा, फिर 2 सवा 2 ब्रेक लेता था, 2:30 बजे तक 15-20 मिनट गाने वाने सुन लिए सर, या कोई वीडियो सर आपका देख लिया, या कोई अमेंडमेंट वगैरह आया तो वो चेक कर लिया, क्योंकि अगस्त में था तो आप भी सर वीडियो डालते रहते थे यूट्यूब पे, पर आपसे तो फेस टू फेस। हाँ, तो वो देख लेते थे फास्ट फॉरवर्ड पे, 1.5 पे या 2 पे, अगर आपको समझ में आता तो। 2 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1.5 ठीक था। तो 2:30 बजे फिर बैठ गया, 2:30 पौने 3, फिर मैं 5:30-6 बजे तक बैठता था। मैंने शेड्यूल अपना बनाया था 100% नहीं, उससे ज़्यादा बनाया था कि वो अचीव कर लूँ मैं। 100% तो अचीव हो जाता है, अगर उससे ज़्यादा भी अगर अचीव कर लो ना, तो फिर अगले दिन के लिए सर एक पॉजिटिव एनर्जी रहता है आपके पास, कि हाँ कल का हो गया, आज का भी करना है, आज का भी करना है, आज का भी करना है। तो फिर सोने का टाइम कितने बजे से कितने बजे तक, मतलब स्लीपिंग आवर्स? सर 4-4.5 घंटे सर, 5:30 से 9 9:30, फिर आधा घंटा अगर दिन भर में ले लिया तो ले लिया सर। तो 4:30 बजे सोना, और 4:30 बजे सोना, 9 बजे तक, 4:30 से, अच्छा 5:30 बजे सोना, सुबह 5:30 बजे सोना, और 5:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, 9 सवा 9 तक, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये मानकर चलें कि नींद का टाइम हो गया मतलब 3.5 घंटे, 4 घंटे के आसपास हो गया, दैट इज़ देयर। और बाकी दिन में आधा घंटा सो लिया, या आधा पौना घंटा दिन में एक झपकी मार ली, या डिनर के टाइम के आसपास मूड फ्रेश करने के लिए, मतलब खाना खाने के बाद वैसे ही नींद आती है। सच बात है, वो तो जब आप खाना खा लेते हैं तो थोड़ी देर तो एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, वापस एनर्जी लेवल पिक होने में टाइम लग जाता है। तो खाना खाया, डिनर किया, और आधे घंटे का ब्रेक, आधा पौना।
बहुत सारा वीडियो सर का ना खाना खाते खाते ही देख लेते हैं कि टाइम बचा लें। ईयरफोन लगा लिया या हेडफोन लगा लिया, जो भी आपको सूटेबल है, खाना खाते खाते देख लिया और वीडियो भी देख लिया, अमेंडमेंट भी घुस गया दिमाग में और खाना भी खा लिया, टाइम भी बच गया। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सारे पेपर देने हैं, आप एक दे रहे, आप दो दे रहे, अपना आपका स्ट्रेंथ है, मेरे हिसाब से तो तीनों देने चाहिए, या एग्जी में हो तो दोनों देने चाहिए। एग्जी वाले भी शेड्यूल बनाए, मार्च से ही मैंने शेड्यूल बनाया था। क्लास का तो बस यही था कि बस जैसे जब तक क्लास चल रही है मार्च से अगस्त तक, डेली जाके बस रिवाइज कर लो 2.5-3 घंटे, क्योंकि फिर अगले दिन आओ तो कनेक्टिविटी सर कराते हैं, अगर नहीं रिवाइज किया हो तो फिर तो उड़ता ही है सर। तो मतलब 100 बातों की एक बात ये समझ में आई कि अपना जब तक क्लासेस चल रही हैं तब तक साइड बाय साइड रिवीजन डेली कंसिस्टेंट, उसमें कहीं चोरी नहीं करनी, उसमें मतलब बेईमानी नहीं करनी। और उसके बाद 1 सितंबर से लेकर और 20 दिसंबर तक या 19 दिसंबर तक, शुरू के 1-2 दिन छोड़कर उसके बाद 14 आवर्स पर डे, 14 आवर्स पर डे कंसिस्टेंट, और स्लीपिंग आवर्स 4 आवर्स पर डे। 9 पेपर देने हैं तो बहुत मेहनत है, और 9 नहीं 14 पेपर, हाँ 14 पेपर, हाँ 5 पेपर बीकॉम के भी बीच में और 9 पेपर लास्ट में, हाँ दिसंबर एंड में सीएस के। तो 14 पेपर देने के लिए हिम्मत चाहिए, और ऑब्वियसली वो बीच में बीकॉम भी अकोमोडेट करना है। अब इसमें अगर मैं बात करूं, वेल ऑब्वियसली वी ऑलवेज से अ बिग थैंक यू टू द पेरेंट्स, क्योंकि मम्मी पापा की सपोर्ट के बिना तो हो नहीं सकता। तो वो थोड़ा सा बताओ, वेल कि मम्मी पापा की सपोर्ट कैसे बनी रहती थी। सर मेरा जॉइंट फैमिली है सर। हाँ, चाचा चाची भी हैं, तो सब सपोर्ट करता था, पापा चाचा चाची भाई सब। देखता था कि रात रात भर पढ़ता है। पहले सब बोला तीनों मत दो, बहुत लोड हो जाएगा। एग्जी में भी बोले तो दोनों मत दो, बहुत लोड हो जाएगा, लेकिन हम बोले एक बार देने तो दो, हो जाएगा हो जाएगा। पेपर भी एक दो खराब जाता था तो फिर घर वाला सपोर्ट करता था कि तू क्लियर हो जाएगा हो जाएगा, डर मत, दूसरा दे। एक पेपर तो बहुत खराब चल गया था आईटी का सर, क्योंकि सप्लीमेंट से आ गया था क्वेश्चन। सप्लीमेंट जरूर देख के जाना, आईसीएसआई का जो सप्लीमेंट आता है जरूर देख के जाना। इस बार भी क्वेश्चन आया 20-25 नंबर का क्वेश्चन आईटी का, सप्लीमेंट से ही आ गया है, जो हम छोड़ के आए हैं पेपर में। हाँ, क्योंकि सर आता ही नहीं था वो, लेकिन सर बाकी जो 70 नंबर लिखे थे ना, वो सही लिख के आए थे सर, और उसी की वजह से पास हुए सर। आईटी का पेपर में सर तो भाई सप्लीमेंट को वेटेज दो, सप्लीमेंट को हल्के में मत लो। अभी भी आईसीएसआई की वेबसाइट पे एकेडमिक कॉर्नर में जाओ, सबसे ऊपर ऊपर वो वेल गाइडलाइंस फॉर जून 2019 एग्जाम दी हुई हैं, और उसमें सप्लीमेंट्स दे रखे हैं भर भर के। तो सप्लीमेंट्स ज़रूर 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 करो। और उसके अंदर एथिक्स के पेपर में भी सप्लीमेंट आया था। तो वेल प्रोफेशनल प्रोग्राम वाले सावधान, हाँ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम वाले भी सावधान, सप्लीमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। और 25 नंबर अगर सप्लीमेंट में से ही निकल आया सीधा सीधा, तो मतलब पूरे पेपर को हिला सकता है अगर सप्लीमेंट नहीं पढ़ा तो। 20 नंबर का सप्लीमेंट से 4 पेपर था, चारों क्वेश्चन सप्लीमेंट से 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया आईटी का पेपर में सर। अब तो न्यू सिलेबस में नहीं है, पर ओल्ड सिलेबस में आईटी का था। फर्स्ट क्वेश्चन मैंडेटरी 4 पेज का था सप्लीमेंट, घर आके देखे हम एग्जाम के बाद, और 4 पेज 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर का, जीरो सर, आता ही नहीं था। फिर एथिक्स के पेपर में हम देख के गए, फिर एथिक्स के पेपर से भी सप्लीमेंट से क्वेश्चन आया, फिर वो लिख के आए सर। अच्छा, एक सवाल और भी है, मतलब जब सितंबर में ही जब पढ़ाई शुरू की, 9 पेपर की पढ़ाई, या कह लें 8 पेपर की पढ़ाई है, क्योंकि 9वां पेपर तो चलो ओपन बुक एग्जाम था, 8 पेपर के ऊपर जोर लगाया। तो एक दिन में एक पेपर पढ़ते थे, एक दिन में 2 पेपर पढ़ते थे, एक दिन में 4 पेपर का पढ़ाई होती थी, कैसे मतलब शेड्यूलिंग कैसे होता था? और दिमाग में टारगेट क्या रखते थे? मतलब वो 8 पेपर अब ख़त्म करने हैं, और ऑब्वियसली पहली रिवीजन अप्रॉक्सीमेटली तुमने बताया कि 1 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक खत्म हुआ, 42 डेज में 8 पेपर खत्म किए। तो ऑन एवरेज 5.5 डेज पर पेपर, या लिटिल बिट नियर अबाउट, हाँ 5-5.5 दिन पर पेपर के आसपास आया। तो वो कैसे शेड्यूलिंग होता था? सर हम तो 3 ग्रुप था सर, तो हम डिवाइड किए थे। एक दिन जैसे मंडे है आज, तो सर मंडे चल रहा है फर्स्ट ग्रुप पूरा, फर्स्ट मॉर्निंग में उठा लिया। जो सर ना, हर ग्रुप में कोई कोई सब्जेक्ट होता है सर जिसको पढ़ के नींद आता है, जिसमें मन नहीं लगता है, वो उठाते थे सबसे सुबह सर, क्योंकि मूड सबसे फ्रेश रहता था सुबह सुबह। फर्स्ट शिफ्ट में वही वो कर लिया। रात में उठाते थे एक ग्रुप में, तो ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको बहुत पसंद हो। मेरा फर्स्ट ग्रुप में कंपनी लॉ था, तो रात में हम कंपनी लॉ उठाते थे। और थर्ड ग्रुप में टैक्स था। हाँ, तो उसमें नींद नहीं आता था ना सर, नींद नहीं आता था, तो और पढ़ो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो रात में बस वही पेपर उठाओ जो तुम्हारा स्ट्रांग और तुम्हें मज़ा आता हो पढ़ने में, क्योंकि उससे नींद नहीं आएगा। अगर आपको सुबह उठ के पढ़ना है तो वो बात अलग है, फिर आप उल्टा कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। मतलब जो नींद का टाइम है, और जहाँ मतलब जब जब लगता है कि एनर्जी लेवल डाउन होगा, नींद आ सकती है, तो उस वक्त मोस्ट फेवरेट उस वक्त उठाओ। और जब सुबह फुल ऑन एनर्जी है, जिस वक्त
तो जिस वक्त नींद मतलब बेसिकली जिस पेपर को पढ़कर नींद आती है उसको ऐसे टाइम पे उठा लिया जाए जब आपके पास अपने अंदर से एनर्जी पूरी है, तो वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी उस पेपर पे लगा दो जो पेपर अदरवाइज बोरिंग है और पेपर अपने आपने सुलाने वाला पेपर है। दैट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। मतलब एक दिन में लेकिन 2 पेपर पढ़ते थे, एक दिन में 3 पेपर पढ़ते थे, क्या होता था? ग्रुप वाइज डिवाइड किए हुए थे सर हम। फर्स्ट डे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड डे सेकंड ग्रुप, थर्ड डे थर्ड ग्रुप, फिर ऐसे ही सर अल्टरनेटली चलता रहता था मेरा। मतलब जैसे अब एक ग्रुप में भी तो 3 पेपर होते हैं ना, एक दिन में तीनों पेपर, मतलब ग्रुप वाइज। तो डे 1 पे फर्स्ट ग्रुप के 3 पेपर, डे 2 पे सेकंड ग्रुप के 3 पेपर और डे 3 पे थर्ड ग्रुप के 2 पेपर। जैसे 2 की तैयारी चल रही थी तो 2 पेपर, तो तीनों मतलब पैरेलल चल रहे थे, क्योंकि क्योंकि तीनों तीनों देने थे और तीनों तीनों पे जान लगानी थी, तीनों पे जान लगानी थी। कुछ स्टूडेंट्स ना कभी कभी ये भी बताते हैं कि सर पहले ना फर्स्ट ग्रुप पूरा खत्म किया, स्ट्रॉन्ग कर लिया, फिर सेकंड ग्रुप पूरा स्ट्रॉन्ग कर लिया, फिर थर्ड ग्रुप को टच किया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी बताते हैं। बट आई विल से मतलब आपके सामने वो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसने ऑब्वियसली फर्स्ट शॉट पास किया, और वो बता रहा है कि मैंने तो अपनी स्ट्रैटेजी अपने तरीके से बनाई, और डे 1 पे ग्रुप 1 के तीनों पेपर, डे 2 पे ग्रुप 2 के तीनों पेपर, वही दिन को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में, और डे 3 पे ग्रुप 3 के 2 पेपर, जैसे 2 पेपर्स की तैयारी चल रही थी। और फिर डे 4 पे आएंगे तो फिर से ग्रुप 1, डे 4 पे आएंगे तो फिर से ग्रुप 1, डे 5 पे ग्रुप 2 और डे 6 पे ग्रुप 3। मतलब पैरेलल तैयारी चल रही थी और जमकर जोरों शोरों से चल रही थी। ज़रूरी है। बहुत लोग जैसे सर आप बोले कि कोई फर्स्ट ग्रुप पहले स्ट्रॉन्ग कर लिया, सेकंड थर्ड उठाया नहीं, या सेकंड स्ट्रॉन्ग कर लिया फर्स्ट थर्ड नहीं उठाया। इसलिए पैरेलल हम इसलिए किए क्योंकि सर सब पेपर लिंक में होना चाहिए। कनेक्टिविटी फिर लिंकेज सर टूट जाता है सर। फिर अगर एक एक महीना एक सब्जेक्ट को नहीं छुए ना ग्रुप को, तो फिर सर वो डर लगता है उसमें कि इसमें कुछ याद है नहीं याद है, फिर उसको रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम लगेगा सर। इसलिए सर पैरेलल चलाते थे हम कि छूटे ही ना हो। गॉट इट। मतलब तीनों पैरेलल चलेंगे, तीनों ग्रुप, तो तीनों में एक साथ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, कनेक्टिविटीज भी बनी रहेंगी, सब कुछ बना रहेगा। अच्छा, इस बार प्रोफेशन पेपर में तो सर ऐसा भी होता है ना कि जैसे कंपनी लॉ का पेपर है तो डीटी का पेपर है तो सर कंपनी लॉ पूछ लिया, सीआर पूछ लिया, तो उससे भी फायदा। हाँ मतलब ऑब्वियसली आप एक पेपर देने गए, डीडी का पेपर दिया, ड्यू डिलिजेंस के पेपर में एसीएल भी आ जाता है, ड्यू डिलिजेंस के पेपर में कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग भी आ जाता है, हाँ एथिक्स के पेपर में कंपनी लॉ आ जाता है, काफ़ी कुछ। हाँ तो किसी भी क्वेश्चन पेपर का उठाकर कुछ भी आ जाता है। इस बार तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के क्वेश्चन पेपर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन आए थे, जो सीएस के कोर्स करिकुलम में ही नहीं थे। क्वेश्चन आ जाता है। टैक्स प्लानिंग एक चैप्टर है टैक्स में, उसमें एफएम का क्वेश्चन आ जाता है, 5 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो जो तीनों ग्रुप नहीं देता फिर उसको छोड़ना पड़ता है सर। और इस बार जो मतलब बेसिकली वो, क्योंकि बात उठी है क्वेश्चन पेपर की, तो इस बार जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के क्वेश्चन पेपर में जो वैल्यूएशन वाले पार्ट में 30 मार्क्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए, वैल्यूएशन वाला पार्ट तो अजीब ही आ गया था इस बार। प्रैक्टिकल तो बना ही नहीं मेरे से। थियोरेटिकल 15 नंबर का था, वो तो सर लिख के आए थे, और लेकिन प्रैक्टिकल नहीं बना था। मतलब ये वो स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं प्रैक्टिकल अटेम्प्ट नहीं हो पाया, जिन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर भी तैयार किया हुआ था सॉलिड, जिनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सॉलिड तैयार था, वो भी कह रहे हैं कि सीआर के पेपर में पता नहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अजीब अजीब से उल्टे पुल्टे क्या क्वेश्चन पूछे, जो कि वो स्टूडेंट्स भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए जिनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट तैयार था। और कुछ स्टूडेंट्स ने तो ये भी शिकायत की कि सीएस के कोर्स कलम के बाहर से ही पता नहीं कहाँ से आया। वो जो वैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस थे इन द पेपर ऑफ सीआर, वो तो सीएस के स्टूडेंट्स के लिए टॉर्चर ही हो गया कि भाई पूरे सीएस के कोर्स करिकुलम में उस टाइप के कहीं ना तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में ना कहीं और उस टाइप के क्वेश्चंस कहीं थे ही नहीं, और शायद कहीं और सीए के कोर्स करिकुलम से ले लिया गया मे बी। सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो गया था सर कि हम सीआर में प्रिपेयर करके कहते कि हम वैल्यूएशन ही करेंगे सबसे पहले, क्योंकि वैल्यूएशन में 30 ला सकते हैं आदमी, 30 नहीं तो 25+ ला सकते हैं। और जैसे ही सर वैल्यूएशन का क्वेश्चन खोले, दिमाग ही घूम गया सर। फिर 5-10 मिनट तो माइंड मेकअप करने में लग गया कि पूछ क्या लिया, ये समझ ही नहीं आया। फिर पार्ट सी छोड़े, पार्ट बी छोड़े, पार्ट बी में था वैल्यूएशन मेरे, फिर पार्ट सी में आए जो सर इंसॉल्वेंसी वगैरह जो है उसमें, वो पार्ट सबसे पहले अच्छा आता था, सबसे अच्छा वही स्टार्ट किया। सबसे अच्छा जो क्वेश्चन आता है ना सबसे पहले लिखना, जिसमें तुमको लगता है कि एकदम शॉर्ट मार्क्स कटेगा नहीं, कटेगा भी तो 1-2 नंबर अगर आईसीएस वाला काट ले तो काट ले। हाँ, पर सेक्शन सब सेक्शन जिसका पता है ना, सबसे आंसर फर्स्ट वही लिखो, सेकंड वही लिखो जो आता है सबसे अच्छा, उससे मार्क्स सर ऑलरेडी बढ़ा के मिल जाता है। फिर लास्ट तक आते आते जो नहीं आता सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो, पीछे से कॉपी चेक होता है नहीं सर, फर्स्ट से ही कॉपी चेक करता है, तो लास्ट तक आते आते नंबर उसमें भी कुछ 1-2 नंबर दे देगा अगर पहले का बहुत अच्छा लिखा हुआ हो तो। ऐसे तो फिर अगर पहले ही कुछ अटेम्प्ट कर दोगे तुम कि सीरियल वाइज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1 से, और टूटा फूटा आता है सर, तो फिर इंप्रेशन ही खराब पड़ जाए क्वेश्चन नंबर 1 पे ही, तो दूसरा क्वेश्चन से ही और वो ढूंढेगा गलती तुम्हारा ही, कहाँ गलती की, और नंबर तो काटेगा ही सर फिर तो।
अब एक चीज़ और है यहाँ पर, मतलब ये जो लास्ट डे रिवीजन आधा दिन मिलता है हाथ में, दैट 10 डेज 12 डेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कैसे मैनेज होता था? मतलब शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, रजिस्टर बना रखा था अलग से, वो मतलब छोटे छोटे स्लिप्स बना रखी थी, क्या बना रखा था उसके लिए लास्ट डे रिवीजन पढ़ने के लिए? नोट्स तो सर कॉपी में नहीं बनाए थे, हम बुक में ही लिख देते थे। वाइट शीट जो सर ब्लैंक थोड़ा थोड़ा नहीं होता साइड में सर, ऊपर नीचे कहीं भी हम, हर मेरा ना सर लॉ का पेपर में एक ये है, आपको हम बुक दिखाएंगे सर कभी अगर टाइम मिलेगा तो। आपके पैराग्राफ जैसे बियर एक्ट है ना सर, उसके बगल में मेरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है अपने लैंग्वेज में, पूरे बुक में ऐसे लिखा हुआ है सर। सिक्योरिटी लॉ का बुक हो, कंपनी लॉ का बुक हो, सीआर का बुक हो, डीडी का बुक हो, कोई भी बुक हो सर, ये मेरा हर बुक के पेपर में, लॉ के पेपर हर बुक में, टैक्स में भी है इनफैक्ट। एफएम में नहीं है सर, क्योंकि एफएम तो सर लॉ नहीं है। हाँ हाँ, एफएम के पेपर में वो प्रैक्टिस नहीं हो सकती लेफ्ट राइट मार्जिन में, लेकिन जो जो भी लॉ के पेपर्स थे, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन सब भर डाला। और लास्ट डे बैठकर सिर्फ वही उतना जो अपनी अपनी खुद की हैंड राइटिंग में लिखा होता था सारा का सारा, शॉर्टकट करके और छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर जो लिखा होता था, लास्ट डे बैठकर वही पढ़ते थे, और बीच में जो प्रिंटेड मैटर है वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फोर्थ रिवीजन में भी यही करते थे? एक एक दिन में खत्म करना था, एक हफ्ते में 7 पेपर जो हम बताए शेड्यूल में, तो हम ट्रायल ले लिए कि एक दिन में खत्म हो जाएगा तो आधे दिन में भी खत्म हो जाएगा, तो उसको पहले एक दिन में खत्म किए कोर्स को हम, फिर हम आधे दिन में खत्म किए, तो आधे घंटे दिन में हो गया सर। एक कॉन्फिडेंस मिल गया था कि एक दिन में खत्म कर चुके हैं हम एक हफ्ते पहले, तो आधे दिन में तो आराम से हो जाएगा। तो मतलब जो लास्ट रिवीजन थी एग्जाम शुरू होने से पहले, हाँ, 7 दिन 7 पेपर, उस वक्त भी यही स्ट्रैटेजी थी, जो अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है वही पढ़ना है, और जो प्रिंटेड मैटर है वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब अच्छी खासी मेहनत है। 3 रिवीजन पहले हो चुकी थी, तो चौथी रिवीजन के टाइम पे ये था कि जो मतलब ब्रशअप करना है सब कुछ, और अपने पॉइंट वाइज फॉर्म में जो लिखा हुआ है वही ब्रशअप करना है। तो मतलब सॉलिड वाली तैयारियां हो गई, तो समझ में आ रहा है बहुत कुछ। और मैं कहूँगा कि इस गुफ्तगू, इस डिस्कशन से बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। हाउ टू प्लान द शेड्यूल, कब उठना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे सोना है, ये समझ में आ गया। एक दिन में कितने पेपर पढ़ना है, और अगर ऑल ग्रुप्स की तैयारी हो रही है तो एक दिन में कितने पेपर पढ़ना है, कैसे प्लान करना है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, अपने तरीके से। फाइनल डिसीजन हर किसी की तैयारी का अपना अपना खुद का होता है, लेकिन जब एक स्टूडेंट जो इतना मतलब अच्छे से पूरा CS, मैं कहूँगा फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम पास आउट करके निकलता है, तो ऑब्वियसली उससे पूछना बनता है कि भाई तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या थी, और उसकी स्ट्रैटेजी से सीख सकते हैं, सब लोग सीख सकते हैं। मैं कहूँगा मुझे भी सीखने के लिए मिलता है आजकल जो चल रहा है, और सबको सीखने के लिए मिलता है कि अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे कैसे बनाई जाए। और मैं कहूँगा आजकल आनंद के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, तो आज भी इंटरव्यूज़ देकर आया है, आज भी इंटरव्यूज़ देकर आया है ट्रेनिंग के लिए। आगे भी अभी और कुछ दिन इंटरव्यूज़, और अगले 10 दिन चलने वाले हैं, नेक्स्ट ऑलमोस्ट 7 डेज 8 डेज 10 डेज इंटरव्यूज़ चलने वाले हैं। तो आनंद, विशिंग यू ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, चाहे दिल्ली में रहो, चाहे पटना रहो, चाहे हिंदुस्तान के किसी और कोने में रहो, जहाँ पर भी रहो, खुश रहो, जगमगाते रहो, कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग, एंड ऑल दी बेस्ट to all of you for your exams in June 2019. Jai Mata Di.